गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग इस एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, पिंकी पांडे, सिद्धार्थ कुमार लाइव आ चुके हैं, मनीष कुमार, सज्जन कुमार, मनीष, सुधीर, उसके बाद हैं सुभाष कुमार शर्मा, सुरभि कुमारी, अमित शर्मा, अजय कुमार, राधे राधे बेटा सबको गुड इवनिंग। कुमार सत्यम आ चुके हैं, शुभम कुमार आ चुके हैं, रोहित अटल आ चुके हैं, प्रिया परमार आ चुकी हैं, आशिका पांडे आ चुके हैं, शुभम, जितेंद्र कुमार, राहुल, पूजा, प्रियंका, चलो बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। जितेंद्र भी आ चुके हैं, अखिलेश नहीं अनीश मोहम्मद। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज एसएससी जीडी का एग्जाम भी था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा एसएससी जीडी का एग्जाम। और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही मतलब ऐसे सिली से क्वेश्चन पूछे गए, सिली इन द सेंस कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन आया था कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। अब बताओ, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने यही कहा था कि हम साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो इतना आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था वो आया था एक विटामिन से, जो विटामिन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, एक विटामिन एच के बारे में अभी पढ़ाऊंगी आपको। विटामिन एच, जो विटामिन एच होता है वो कोई एक अलग से विटामिन नहीं है। विटामिन जो B7 हो जाता B7 होता है उसी को ही विटामिन एच कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट कौन सी मेटल में होता है, तो कोबाल्ट आप जानते हैं कौन सी मेटल, कोबाल्ट मेटल जो है वो कौन सी विटामिन में होता है, तो विटामिन B12 में होता है। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने क्लास में डिस्कस करती हूँ, है ना। तो ये कोई बड़े वो क्वेश्चन नहीं थे। एक डीएनए से क्वेश्चन आया था, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था। अब डीएनए का फुल फॉर्म यार किसे नहीं पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिली से क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का लेवल देखना है, एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाओ, मैंने टेलीग्राम पे दोनों शेयर कर रखे हैं आपको। एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाओ, क्वेश्चन का लेवल आपको वहां से पता लगेगा। ये जीडी वीडी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब बच्चा हंस हंस के करके आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है कि किस टाइप की आपकी प्रिपरेशन है, आपने कैसा थ्योरी वाला पार्ट किया है, तो प्लीज गो फॉर एनडीए एंड सीडीएस पेपर 2021, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे चैट तो आपको वहां पर मिल जाएगा। एनडीए और सीडीएस का दोनों पेपर मैंने इसी साल का डाल रखा है। हालांकि मैं 1 से 2 दिन में जैसे ही फ्री होती हूँ मैं एनडीए सीडीएस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी कर दूंगी, है ना। चलो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो तो आज की क्लास इतना पढ़ाया जाता है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। साइटोलॉजी, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, बहुत ये तो मतलब आप ऐसे हंस खेल के करके आओगे। अगर आपने मेरी 1 लाइनर की कभी क्लास पढ़ ली होगी, अगर मोटा मोटा भी नोट्स उठा के पढ़ लिया होगा ना, जो नोट वाले हैं, तो वही आप कर पाओगे, है ना। चलो हाँ, विटामिन B7 को ही H विटामिन बोलते हैं। चलो करें हम क्वेश्चन। एनडीए सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन पक्का चेक कर लेना, वहां में सबसे अच्छी साइंस पूछी जाती है। अगर आप एनडीए सीडीएस के कर पा रहे हैं तो आप स्टेट पीसीएस के बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बीपीएससी, आरएस, एनडीए, सीडीएस, हमेशा इनके क्वेश्चंस को कंपेयर करा करो। बाकी ऐसे जीडी, सीपीओ, इनमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इनका कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। कल क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, तो कल हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए कल की क्लास का। कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का नाम ह्यूमन न्यूट्रिशन, और आप उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे, कार्ब्स पढ़ रहे थे, शर्कराएं पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम आम भाषा में डेली लाइफ में हम शुगर बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, तो कल की क्लास में बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ही उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है। पर डे कितनी लेनी है तो मैंने बता दी थी, और इनसे एनर्जी कितनी मिलती है तो वो भी मैंने बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कर लिए थे, एकदम खत्म हो गया था। और अब दूसरा जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड 2 नंबर पे जो विटामिन की कैटेगरी आती है वो क्या आती है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दी थी। क्या दी थी कि जहां पर सैकेराइड की 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लेकिन 10 से कम यूनिट हो, मतलब 1 से अधिक,
एक से अधिक मतलब दो ही तो हुए ना, तो 2 से लेकर 10 से कम तक जहां पर सैकेराइड यूनिट हो उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 मोनोसैकेराइड जुड़ गई तो हम क्या कह देंगे, डाइसैकेराइड कह देंगे। ऐसे ही 3 जुड़ गई तो ट्राई हो जाएगा, 4 जुड़ गई टेट्रासैकेराइड, 5 जुड़ गई पेंटासैकेराइड, 6 जुड़ गई हेक्सासैकेराइड, 7 जुड़ गई हेप्टासैकेराइड, 8 जुड़ गया ऑक्टोसैकेराइड, 9 जुड़ गया नॉन सैकेराइड, और 10 जुड़ते ही तो वो किस में चला जाएगा, वो पॉलीसैकेराइड में चला जाएगा। तो ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं जिनमें एक से अधिक बोले तो 2 से लेकर 10 से कम यूनिट होती हैं, उनको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। जनरली जो डेली लाइफ में हम ओलिगोसैकेराइड लेते हैं, मतलब दैनिक जीवन में हम कौन सी सैकेराइड काम में लेते हैं, डाइसैकेराइड लेते हैं। इसीलिए हम इसके क्लासिफिकेशन में कभी कभी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड लिखा हुआ देख सकते हैं बुक्स में। क्यों? क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में ही डाइसैकेराइड आती है, और डेली लाइफ में दैनिक जीवन में हम कौन सी सैकेराइड काम में लेते हैं, अधिकतर डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या हो गया, जो 2 मोनोसैकेराइड से, डाई का मतलब 2, क्या 2, तो डाइसैकेराइड का मतलब है जहां पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हो, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ गई तो एक डाइसैकेराइड बन जाएगा। ये तो बहुत आसान सी चीज है। मोनो का मतलब सिंगल, तो 2 सिंगल मोनोसैकेराइड जुड़ी तो डाइसैकेराइड। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, वो मेन है जो एग्जाम में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका सुक्रोज। 1 नंबर पे एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सुक्रोज। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। हमेशा के लिए अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये चीज कि डाइसैकेराइड का ही एग्जाम्पल क्या है। बेटा मैंने आपका, प्रीति कुमारी आपका गुड इवनिंग पहले ही पढ़ लिया, लेकिन आप क्लास के बीच में आ रही हैं तो इसलिए रोली कुमारी गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसका मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होगा। अब जब सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब क्या हो गया, हमारे घरों में टेबल पर सर्व होने वाली शुगर। जैसे टेबल सोल्ट हम किसे बोलते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टेबल सोल्ट किसे कहते हैं, तब आप बोलोगे NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सोल्ट कहते हैं। जो हमारी सब्जियों में हम नमक डालते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। हम हमारी चाय में जो चीनी डालते हैं वो सुक्रोज होता है, इसलिए इसका नाम टेबल शर्करा पड़ गया यहां से। बाकी कोई ऐसा बाकी कोई आप ऐसा कोई इसका नाम नहीं है कि इसका नाम क्यों रखा गया है ना। अगला, जब हम बात करते हैं सुक्रोज किस किस में होता है, हनी में होता है, शहद में भी सुक्रोज होता है। इसके अलावा सुक्रोज कहाँ होता है, जैगरी में। जैगरी का मतलब होता है गुड़, जो भी गुड़ है और उसके अंदर, और साथ में जो भी आप स्वीट्स मिठाइयां वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर भी आप इस सुक्रोज को, चीनी को काम में लेते हैं। तो सुक्रोज क्या हो गया, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो किससे मिलकर बना हुआ है, जो आप बताओगे 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। अब बात करेंगे वो 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन सी हैं। बच्चा, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ा, तब जाकर आपको मिलता है सुक्रोज। तब जाकर आपको क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। तो अब मैं यूं कहूं कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज दोनों के एक एक अणु जुड़े, 2 मोनो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कल पढ़ा था, ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। तो 2 मोनोसैकेराइड जुड़ गया तो एक डाइसैकेराइड बन गया, कौन सा, सुक्रोज। तो मैं या तो यूं कहूं कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ गया तो एक सुक्रोज बन गया, या मैं यूं कहूं कि जब सुक्रोज टूटेगा तो इसके टूटने से एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे ही कहूं, बात तो बराबर है ना, है ना। तो एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुक्रोज किस किस के जुड़ने से बना, आपके बताओगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, या बोलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से कौन सा शुगर बनता है, तब आप क्या कहोगे, सुक्रोज बनता है। अब मैं इसके केमिकल रिएक्शन भी आपको बता देती हूं। कल मैंने क्लास में बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वैसे ही फ्रक्टोज का भी मैंने कहा था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा।
ये दोनों जुड़े, इनके जुड़ने से और थोड़ी सी आपने हीट दी, यहां पर थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है। जैसे ही आपने हीट दी तो एक पानी का मॉलिक्यूल इस केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। एक पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया। अब कार्बन 6 कितने हो गए? 12। तो कार्बन कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन 24 होने चाहिए थे, लेकिन 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए पानी की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन कितने बचे हैं? आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन 22 बचे। ऑक्सीजन 6 12 थे, लेकिन 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन कितना बचा? 11। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा सुक्रोज का। ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का, है ना? समझ आ गया आपको? क्या समझ में आया कि ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़े तो एक सुक्रोज मिला। यही सुक्रोज हमारे घरों में जो चीनी आती है, और यही सुक्रोज किस में होता है? आप बताओगे? हनी में, शहद में होता है। शहद के साथ जो गुड़ आता है, गुड़ में होता है, मिठाइयों में होता है, जूसेस में होता है। अब आप कहोगे मैम कि चीनी सुक्रोज है। हाँ, बिल्कुल कल मैंने कहा था कि चीनी जो होती है वो सुक्रोज होती है, लेकिन अब आप ध्यान से देखो ना, सुक्रोज कब बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से। तो भैया चीनी में, शुगर में फ्रक्टोज भी तो है और ग्लूकोज भी तो है। इसीलिए कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गन्ने में कौन सी शर्करा होती है, गन्ने में कौन सी होती है, या आपसे पूछे इसके अलावा आपसे पूछे शुगर में कौन सी होती है, तो गन्ने में ना कभी कभी ऑप्शन में, वैसे अगर मेनली ऑप्शन में रहा गन्ने में तो फ्रक्टोज ही सही करके आओगे, लेकिन अगर फ्रक्टोज नहीं है तो गन्ने में सुक्रोज भी आप आंसर सही कराओगे, ये भी आंसर सही कराओगे। या आपसे पूछा कि टेबल शुगर में कौन सी शुगर है, तो सुक्रोज ना हो ऑप्शन में तो फ्रक्टोज हो, तो उसे भी सही करके आ जाना, छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस टाइप से बनेगा। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से बनेगा। हो गया? तो पहला एग्जाम्पल सुक्रोज हो गया। अब जब शहद की बात करते हैं, एक नोट डालकर पॉइंट लिखना, शहद में जब हम हनी की बात करते हैं तो हनी में सिर्फ एक ही शुगर नहीं होती है, हनी में बेसिकली 3 शुगर होती है। आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? हनी के अंदर एक तो सुक्रोज है, सुक्रोज के साथ साथ सुक्रोज तो एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन 2 आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी डालकर शहद को इतना मीठा बनाया जाता है। अगर सिर्फ सुक्रोज से बनाओगे तो इतना शहद मीठा नहीं बनेगा, और शहद आपने देखा है बहुत मीठा होता है, तो उसको और ज्यादा मीठापन देने के लिए शहद के अंदर एक डेक्सट्रोज आर्टिफिशियल शुगर मिलाते हैं और एक मिलाते हैं लेवालूस। लेवालूस, ये तीनों शर्कराएं किसके अंदर होती हैं? हनी के अंदर। तो जब नेचुरल हनी बनेगा तब तो भैया सिर्फ सुक्रोज का बनेगा, लेकिन लैब वेब में जब बनता है तो शहद को ज्यादा मीठा देने के लिए तो उसके अंदर डेक्सट्रोज मिला देते हैं और लेवालूस भी मिला जाते हैं। यही डेक्सट्रोज आपको हॉस्पिटल में भी मिलेगी। जब कभी भी आपका बीपी लो होता है, आपको कमजोरी आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एक ड्रिप चढ़ाता है, तो उस ड्रिप के अंदर ग्लूकोज के साथ डेक्सट्रोज होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बोले तो अस्पतालों में जो आपको ड्रिप चढ़ती है, उस ड्रिप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो मेन डेक्सट्रोज होता है, लेकिन डेक्सट्रोज के साथ साथ थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी मिलाया जाता है। हम तो आम भाषा में क्या कहते हैं? अरे फलाना इंसान को ना बेहोश हो गया था तो डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। नहीं, वो ग्लूकोज की नहीं अकेले की, ग्लूकोज के साथ उसमें डेक्सट्रोज भी मिलाया है डॉक्टर ने, है ना? तो ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज किस में ज्यादा होता है? अंकुरित बीजों में। अंकुरित, जर्मिनेटेड, जो जर्मिनेशन जिनका आसानी से हो जाता है, अंकुरित बीजों में। जैसे हम खाते हैं ना, स्प्राउट्स खाते हैं, जो लोग हेल्दी फूड खाते हैं सुबह सुबह किसका नाश्ता करते हैं? स्प्राउट्स का नाश्ता करते हैं। तो अंकुरित बीजों में ये ज्यादा होता है। जो बीज जो जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे मूंग हो गया, मोठ हो गया, चना हो गया, इनमें होता है। इसके अलावा माल्टोज होता है बच्चों आलमंड में। आलमंड का मतलब होता है बादाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आलमंड शुगर। इसे बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है, बादाम शर्करा। इसके अलावा ये काजू वगैरह में भी होता है, लेकिन बादाम में सबसे ज्यादा होता है माल्टोज। और एक बात बताऊं आपको कि ये माल्टोज ना, ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छी शुगर मानी जाती है, इसलिए तो हम खाते हैं।
बादाम वगैरह खाते हैं ना कि बादाम खाओ आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए आपके दिमाग के अंदर विकास करवाना है तो आप माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लो। अंकुरित बीजों में भी होता है, मूंग हो गया, मोठ हो गया, चना हो गया, इन सब में भी होता है। और इसके अलावा आलमंड शुगर भी बोलते हैं इसे, और ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। जो सूखे फल आते हैं, मतलब बोले तो मेवा वगैरह, जिसको आपको बादाम बोलते हो आप, किशमिश बोलते हो, अखरोट, उनमें भी ये होता है। जब हम माल्टोज की बात करते हैं कि माल्टोज कैसे बना, तो जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऊपर वाले में क्या जुड़ा था, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ा, तब तो सुक्रोज बना। लेकिन आप बताओगे बेटा कि ग्लूकोज के साथ एक ग्लूकोज और दो ग्लूकोज जुड़ गए तो एक माल्टोज बनता है। दो ग्लूकोज के जुड़ने से एक माल्टोज बनता है। तो या तो मैं यूं कहूं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, या मैं यूं कहूं कि जब माल्टोज टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज। जो एंजाइम तोड़ता है उसे माल्टेज कहते हैं। जो एंजाइम तोड़ता है उसे माल्टेज कहते हैं। एज जिसके भी आखिर में लगा हुआ होता है वो हमेशा एंजाइम होता है, वो हमेशा एंजाइम होता है। जैसे अमाइलेज, टाइलिन अमाइलेज, ऐसे आपने सुना होगा सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो माल्टेज एक एंजाइम है, वो हमारे बॉडी में माल्टोज को तोड़ेगा दो ग्लूकोज में। क्लियर है? ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल आता है लैक्टोज। 3 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज किस में होती है? लैक्टोज ज्यादा होती है बच्चों दूध के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिल्क शुगर। इसीलिए इसे कहते हैं दुग्ध शर्करा, दूध में पाए जाने वाली। दूध के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होती है तो वो लैक्टोज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि दूध वगैरह के प्रोडक्ट के कंपनियों के नाम ही इसी पे रख दिए। लैक्टेज एक कंपनी है, बच्चों को जो पिलाते हैं ना सेरेलैक्स या दूध पिलाते हैं, उसको बच्चों का एक बहुत अच्छा ब्रांड आता है लैक्टेज का, है ना। तो दूध के अंदर कौन सी होती है? लैक्टोज। आपको जो दूध हल्का सा मीठा लगता है वो इसी की प्रेजेंस से लगता है। और जब हम बात करते हैं लैक्टोमीटर, बेटा वो दूध की दूध के अंदर मतलब कितना दूध है और कितना पानी है उसको मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है पिंकी, वो काम में ले जाता है। लैक्टोज कैसे बनता है? जब एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज के साथ जुड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का जुड़ा, तब हमें मिला एक मॉलिक्यूल किसका? माल्टोज का। या मैं यूं कहूं माल्टोज के टूटने से एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिला। जो एंजाइम तोड़ता है उसका नाम होता है माल्टेज। बेटा फॉर्मूला सेम रहेगा इनके लिए। जो एंजाइम तोड़ता है उसे क्या बोलेंगे? माल्टेज। फॉर्मूला अलग नहीं होगा कुमार सत्यम, अलग कैसे हो जाएगा? सबका ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम है, गैलेक्टोज का सेम है, तो वही रहेगा C12H22O11, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये हो गया जो एंजाइम। ओह माल्टोज गलत लिख दिया, लैक्टेज होगा ना। ये देखो तुम्हारे कमेंट पढ़ने के चक्कर में दिमाग हड़बड़ा जाता है। तो एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज के जुड़ने से लैक्टोज मिला। और लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है। और ये एंजाइम तोड़ेगा तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज में तोड़ देगा। खत्म? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, दे ऑल आर डाइसैकेराइड। अब मैं थोड़ी सी दूध वाले पॉइंट पे आगे चलते हैं, दूध की बात करते हैं। यहां से दूध वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सारे करवा देते हैं। सुनो, आप दूध पीते हो, है ना? दूध लिया आपने, दूध के अंदर जो मीठापन है वो किसकी प्रेजेंस से लगता है आपको? लैक्टोज शुगर की वजह से। ये लैक्टोज शुगर है, इसकी वजह से आपको दूध मीठा लग रहा है। अब अगर इस दूध को आपने उफान नहीं दी, उफान का मतलब समझते हैं, उबाला नहीं इसे, या आपने इसका पास्चुराइजेशन नहीं किया, तो कुछ समय के बाद इस लैक्टोज शुगर के अंदर क्या बन जाते हैं? एक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पनप जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पनप जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस लैक्टोज को एक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड।
कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल है एसिड बन गया। एसिड तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इसका मतलब इस दूध क्या 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 बन गया है? दही बन गया है। ये खट्टा दूध हो गया है, और खट्टे दूध का मतलब है ये फट गया है या इसका दही बन चुका है। तो दूध के अंदर शुगर कौन सी पूछे? लैक्टोज। लैक्टोज ऑप्शन में नहीं होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा, दो का ऑप्शन होगा। तो कौन से बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दूध को गर्म करने से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए उस दूध फटता नहीं है। और अगर आपने उसको नहीं गर्म किया तो ये बैक्टीरिया कुछ समय के बाद इस लैक्टोज शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और एसिड बनते ही दूध खट्टा हो गया, बोले तो वो दही बन गया, उसका दही जम चुका है ना? ये बात याद रखिएगा। अब चलो नेक्स्ट, ये हो गया ओलिगोसैकेराइड में। आपको डाइसैकेराइड का ही एग्जांपल याद करना है, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आते हैं इनसे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की कार्बोहाइड्रेट, कौन सी? पॉलीसैकेराइड। 3 नंबर पे आती है पॉलीसैकेराइड, हिंदी में सेम नाम है। कल की क्लास में बताया था पोली का मतलब हमेशा ज्यादा होता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जहां पर 10 या 10 से ज्यादा, 10 या क्या होगा, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ गई, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ गई तो हमें क्या मिल गया? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और उसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या रहेगा? पॉलीसैकेराइड रहेगा। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो आप बताओगे पॉलीसैकेराइड। इजीएस्ट, सिंपलेस्ट कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड होती है। जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो यहां पर 10 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? मोनोसैकेराइड का ये फॉर्मूला है तो इसकी n नंबर ऑफ यूनिट जोड़ दो, n नंबर ऑफ। अब ये n में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं मोनोसैकेराइड के? 10 से 11 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। तो इनका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, वो यही होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड का फंक्शन क्या है, कहां पर प्रेजेंट होती है? तो एक्चुअली पॉलीसैकेराइड जो है ना, वो 2 चीजों में काम आती है। या तो वो किसी ना किसी चीज की स्ट्रक्चर को बना रही होंगी, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। या तो क्या कर रही होंगी, ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होंगी, किसी ना किसी चीज की स्ट्रक्चर बना रही होंगी, संरचना बनाती होंगी किसी ना किसी चीज की। तो 1 नंबर पे लिखोगे आप स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, या स्ट्रक्चरल फॉर्म लिख लो। स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब किसी ना किसी चीज की संरचना बनाने वाली, संरचना बना रही होंगी किसी ना किसी चीज की। या ये स्टोरेज फॉर्म में होती है हमेशा, स्टोरेज फॉर्म में। स्टोरेज फॉर्म का मतलब है स्टोर हुई पड़ी होंगी कहीं ना कहीं, संग्रहित अवस्था में होंगी। ये किस अवस्था में होंगी? संग्रहित अवस्था में होंगी। जब स्ट्रक्चरल की बात करते हैं, अभी एक एग्जांपल दूंगी, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। स्ट्रक्चरल में पहला एग्जांपल है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये कैसी? ये स्ट्रक्चरल है। अब ये किसकी स्ट्रक्चर बनाती है? बेटा मैंने आपको साइटोलॉजी वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है? प्लांट की सेल वॉल, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का निर्माण कर रही है ये, है ना? ये बताई थी ना मैंने आपको ये बात। दूसरा, यहीं पर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल आता है यहां पर स्ट्रक्चरल वाली में। आप बताओगे काइटिन। काइटिन, काइटिन भी पढ़ाया था मैंने। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और ये किसकी सेल वॉल बनाती है? तो ये बनाती है जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की आउटर लेयर। या तो ये जो कीट होते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी सबसे बाहरी परत का निर्माण करती है काइटिन। या ये काइटिन कहां होता है? किसकी सेल वॉल में? फंगी, कवक, फफूद, फंगी की सेल वॉल में। जो फंगी होते हैं, जो कवक होते हैं, उनकी सेल वॉल को बनाने का काम करती है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो प्लांट की सेल वॉल बनाता है?
तब तो आपका आंसर सेल्यूलोज हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो फंगी की सेल वॉल का निर्माण कर रहा है, तब आपका काइटिन आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने चींटी देखी है, तो चींटी की जो सबसे बाहरी परत है उसका निर्माण भी कौन करता है? काइटिन करता है। तो इसका मतलब सेल्यूलोज और काइटिन दोनों ही किसका एग्जाम्पल हो गए हैं? दोनों ही एग्जाम्पल हो गए हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं स्टोरेज फॉर्म में। स्टोरेज फॉर्म में बेटा लिख लो, पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च स्टोर होता है, यस बिल्कुल सही बात है। और ये किसका स्टोर फूड होता है? प्लांट्स का। प्लांट का स्टोर फूड, प्लांट में स्टोर फूड के रूप में पाया जाता है। पेड़ पौधों का जो संग्रहित खाना होता है वो उनकी जड़ों में और किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के अंदर, देखो कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्लांट्स क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बहुत सारा ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारा ग्लूकोज बन गया प्लांट के पत्तों के अंदर, सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा। ग्लूकोज की n नंबर यूनिट जुड़ गई तो क्या बन गया? आप बताओगे स्टार्च बन गया। और वो स्टार्च आता है कहां पर? प्लांट की रूट्स में, जड़ों में। बहुत सारा ग्लूकोज आया जड़ों के अंदर, जब आकर ग्लूकोज जुड़ गई, उसकी n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ गई तो स्टार्च बन गया। इसीलिए स्टार्च को कह दिया प्लांट में स्टोर फूड। पेड़ पौधों का संग्रहित भोजन स्टार्च की फॉर्म में होता है जो उनकी जड़ों में होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले दूसरा स्टोरेज फॉर्म में, तो दूसरा स्टोरेज फॉर्म में जो होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसी? पॉलीसैकेराइड। और ये किसके बॉडी में स्टोर होता है? ये एनिमल्स का स्टोर फूड माना जाता है, जानवरों का। एनिमल्स का बोलो या ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का या एनिमल्स का जो स्टोर फूड है, और जो कहां पर होता है? उनके लीवर में होता है। हमारा जो यकृत है, लीवर, उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है। यकृत के अंदर ग्लाइकोजन होता है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन जाके कहां स्टोर होगा? हमारे लीवर में। तो हमारा क्या हो गया स्टोर फूड? ग्लाइकोजन। प्लांट्स का क्या हो गया? स्टार्च। ऐसे ही एक एग्जांपल और आता है 3 नंबर पर, इन्यूलिन। इंसुलिन मत समझ लेना इसे, इन्यूलिन। इन्यूलिन, इन्यूलिन भी स्टोर फूड माना जाता है। एक प्लांट होता है डहेलिया, डहेलिया प्लांट। इन्यूलिन भी एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इस इन्यूलिन कहां पर होता है? एक प्लांट होता है डहेलिया, डहेलिया प्लांट की रूट्स में स्टोर होता है। डहेलिया पादप की जड़ों में, डहेलिया के अंदर एक स्टोर फूड होता है उसका, जिसे हम इन्यूलिन कहते हैं। तो ये इन्यूलिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। देखो सारे एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल? इन्यूलिन, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टोर फूड है प्लांट का, डहेलिया का। दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा स्टार्च, चौथा सेल्यूलोज, पांचवा काइटिन। तो ये पांचों के पांचों क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना। ये सारे के सारे क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन अगर हम सारे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनमें बात करें सबसे ज्यादा कौन सा है? तब आप बताओगे सबसे ज्यादा होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को माना जाता है मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछ लिया मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? या कभी कभी तो क्वेश्चन आता है मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, या कार्बोहाइड्रेट की जगह लिखा हुआ आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये तो आपकी मैम ने आपको पढ़ा दिया है। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है। तो सबसे ज्यादा अगर इस धरती पर पूछे कौन सी शर्करा है, नेचुरल की बात कर रही हूं मैं, आर्टिफिशियल तो आप लैब में कितनी बना लो, आपके पास प्रोडक्ट हैं तो वो आप क्या बताओगे? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो बेटा आप बताओगे सबसे ज्यादा होती है इस धरती के ऊपर।
कहां पर होता है? प्लांट की सेल वॉल में। और प्लांट से ही हम क्या बनाते हैं? आप जानते हैं बुक्स, किताब बनता है, गत्ता, कार्टून ये बनती हैं। और किताबें हमारे घरों में आपने देखी होंगी कि बहुत दिनों तक आपकी जो किताब पड़ी रहती है तो किताबों का जो पेज है वो काला पड़ने लग जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपके घरों के अंदर खुली किताब पड़ी है तो उसके पेज काले पड़ने लग जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की प्रेजेंस से वो जो किताबों के पेज होते हैं वो काले पड़ने लग जाते हैं, है ना। और सेल्यूलोज कहाँ काम आ गया? आप बताओगे? बुक्स वगैरह बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में काम में आता है ये। अब जब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज जो है इसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूं, मनुष्य के शरीर की बात करती हूं, तो ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसका पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका डाइजेशन? क्योंकि इसका पाचन करवाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं हमारे बॉडी में। इसका डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम होते ही नहीं है हमारे बॉडी में। इसलिए आप बताओगे, इसलिए आप बताओगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्यूमन बॉडी में किस कार्बोहाइड्रेट का या किस ऑर्गेनिक मैटर का या किस कार्बनिक पदार्थ का डाइजेशन नहीं होता, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। आप कहोगे स्टार्च का होता है? यस, स्टार्च माल्टोज में टूटता है हमारे बॉडी में, देन माल्टोज आगे जाकर ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज में टूट जाता है ना। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? स्टार्च इसके अलावा कहां काम आता है? स्टार्च के बारे में एक पॉइंट और आपको नोट करवा देती हूं। आप लोग बीमार पड़ते हो तो आप कैप्सूल खाते हो? हाँ जी, कैप्सूल खाते हो ना। तो कैप्सूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई आती है जिसके अंदर आते ना पीले, लाल, ऐसे अलग अलग कलरफुल कैप्सूल आते हैं। तो कैप्सूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जो झिल्ली बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो स्टार्च की बनी हुई होती है, वो स्टार्च की बनी हुई होती है। क्लियर है? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, नोट डाउन करवा दिए हैं। ये सब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट थे, मतलब जो नेचर में अक्रंस है जिनकी। अब अगर आप बात करो लैब में भी बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट बनती हैं, लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट को फिर हम क्या नाम देते हैं? इन्हें नाम देते हैं हम आर्टिफिशियल, मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। तो आप लिखोगे आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम शर्कराएं, कृत्रिम, इनके नाम लिख लो जो लैब में बनाकर तैयार की गई हैं, मैन मेड हैं, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो डेक्सट्रोज, एक जो बताया था मैंने आपको, डेक्सट्रोज हो गया। लिख लो सैक्रीन हो गया, कभी ना कभी इनका नाम पक्का सुनोगे आप। एस्पार्टीम हो गया, एस्पार्टीम हो गया। और लिख लो सुक्रालोज हो गया, सुक्रालोज। ये इंसान के द्वारा बनाई गई है। और ये कहाँ काम आती हैं? अब देखो बेटा, आप कहोगे कि हम तो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में यही कार्बोहाइड्रेट काम में ली जाती हैं। इसके अलावा जो मिठाई वगैरह होती हैं, बंगाली मिठाइयाँ आती हैं, उन सब में ये बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। लेकिन सारे लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग तो चीनी का ही ऐसे घोल बना के, चाशनी बनाकर उससे मिठाई वगैरह बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये सब डाल के भी बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर लेना। ये बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी होती है। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम शुगर फ्री टैबलेट क्या होती है? शुगर फ्री टैबलेट जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों में शुगर ज्यादा है पहले से, जो मिठाई नहीं खा सकते, चाय मीठी करके नहीं पी सकते क्योंकि उनके अंदर पहले से कार्बोहाइड्रेट है, तो वो लोग जाते हैं शुगर फ्री चीजों पे। शुगर फ्री जो आपकी टैबलेट आती है, देखा होगा ना, एक छोटा सा पैकेट डिब्बा सा आता है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, पहले ही उनके बॉडी में शुगर ज्यादा है। आप अगर और बाहर से और शुगर दोगे तो भाई साहब उनका डायबिटीज तो बढ़ता जाएगा, उनका शुगर का लेवल तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आप शुगर फ्री टैबलेट खाओ। शुगर फ्री टैबलेट में कोई भी आप बताओगे शुगर होती ही नहीं है।
शुगर होती नहीं है का मतलब क्या है, वो हमारे बॉडी में इनके अंदर इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो भाई साहब इनसे शुगर नहीं मिलेगी हमें। खाने में मीठी लगेगी, चीनी में डालोगे चीनी मीठी हो जाएगी, लेकिन इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब इनका चैपचेन नहीं हुआ, इनका मैंने कहा था ना कि मेटाबॉलिज्म होगा तभी एनर्जी मिलेगी, तभी उससे सारी की सारी शुगर से हम सारी चीजें ले पाएंगे, लेकिन इनका मेटाबॉलिज्म में नहीं होता, बस मीठे लगेंगे आपको। इसलिए जो डॉक्टर है वो शुगर फ्री टैबलेट्स जिसको बोल देता है, जिसको डायबिटीज वगैरह होती है, उन्हें कह देता है कि आप ले लो। अब मैं आपको कुछ चीजें और नोट करवाती हूँ जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, कभी कभार नहीं भी आती है। जब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ग्लाइकोजन कौन सी मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, तो आप बताइए ना ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब अल्फा, देखो ग्लूकोज दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा ग्लूकोज। उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर अल्फा ग्लूकोज की n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ जाती हैं तो ग्लाइकोजन मिलता है। ऐसे ही बेटा आप बताओगे स्टार्च, स्टार्च भी कब बनता है, जब ग्लूकोज की अल्फा ग्लूकोज की n यूनिट जुड़ जाती हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, आप बताओगे स्टार्च मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज बना हुआ होता है बीटा ग्लूकोज से। किससे बना होता है, बीटा ग्लूकोज से, और इसीलिए इसका डाइजेशन नहीं होता। बीटा ग्लूकोज की n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ती हैं, तब आपको बताओगे कि क्या मिलता है, सेल्यूलोज। तो जो अल्फा ग्लूकोज से मिले हुए स्ट्रक्चर हैं उनका डाइजेशन आसानी से हो जाएगा, जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन। लेकिन इसका डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये किससे बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज से। ऐसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया, इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका बना हुआ होता है, तब आप बताओगे इन्यूलिन बना हुआ होता है फ्रक्टोज का। जब n नंबर ऑफ यूनिट फ्रक्टोज की जुड़ जाएंगी तो इन्यूलिन मिलेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और कौन सा रह गया आपका, शायद काइटिन रह गया। काइटिन बना हुआ होता है n एसिटिल ग्लूकोसामाइन का। काइटिन कब बनता है, नाग, NAG। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में था, हमने नाग नाम से याद किया था, अगर आपने याद किया हो तो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है ना बेटा। अल्फा ग्लूकोज अजीत किसे कहते हैं, जब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, ग्लूकोज के अंदर जो रिंग्स होती हैं, 5-6 कार्बन हैं तो, और हाइड्रोजन 12 है, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एक के ऊपर क्या होता है, हेड वाले पार्ट पे जुड़ा हुआ होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक का ऑर्थो पैरा। इतना आप केमिस्ट्री मत जाओ, ऑर्थो पे जुड़ा है तो अल्फा ग्लूकोज है, पैरा पे जुड़ा है तो बीटा ग्लूकोज है, ऐसा होता है बेटा, है ना। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतने सारे पॉइंट याद रखने थे। अब अगर आप कहो मैम कार्बोहाइड्रेट ना लें तो क्या हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमारे बॉडी में, एनर्जी से ही तो सारे के सारे काम होते हैं। जितने भी आप काम करते हो वो सारे किसकी वजह से में होते हैं, आप बताओगे एनर्जी की वजह से होते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया कार्बोहाइड्रेट तो भैया एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो बताओ क्या होगा, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, काम कर नहीं पाओगे, वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। अब आप कहोगे मैम अगर ज्यादा ले लिया कार्बोहाइड्रेट, तो भाई साहब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे तो वो भी लिख लो। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम ली तो हमारे बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट जाएंगी, तो आप लिख दोगे एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हुआ तो वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ज्यादा लोगे तो ज्यादा लेने से हो जाएगा बेटा आपको हाइपरग्लाइसेमिया। लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा लेने से नहीं, बहुत ज्यादा लेने से हाइपरग्लाइसेमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया बहुत दिनों तक रहा तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज जिसे हम हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। ये लो, है ना। लेकिन डायबिटीज होने के कारण एक ये है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना, दूसरा डायबिटीज होने का कारण होता है कि आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी कमी से भी आपको डायबिटीज हो जाता है।
आज तो बड़ी मेरे को खुद को आज ऐसा एनर्जी लेवल डिक्रीज सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, मुझे भी बुखार जैसा लग रहा है, और पता नहीं ऐसा शरीर टूट सा रहा है पूरा। देख भी रहे होंगे आज मेरी शक्ल उतरी हुई आप। चलो, तो ये होगी आपके कार्बोहाइड्रेट पूरी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोटीन। कहा था ना कार्बोहाइड्रेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन पढ़ेंगे। एक मिनट रुको, थोड़ा पानी पीती हूँ, थोड़ा सही लगेगा मुझे। लेकिन पानी से एनर्जी तो नहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि पानी का मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो पानी से एनर्जी भी नहीं मिलती है। चलो, अब लिखेंगे 2 नंबर पे प्रोटीन। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है? थोड़ी देर पहले, नहीं आज नहीं, कल पढ़ाया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, तब तो वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये चारों जुड़ते हैं एलिमेंट, तब हमें क्या मिलता है? आप बताओगे, तब हमें मिलता है प्रोटीन। ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, उसे हम प्रोटीन बोलेंगे। उसे हम प्रोटीन बोलेंगे। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी कार्बनिक यौगिक हैं। अब कार्बनिक यौगिक क्यों है? तो कल बताया था, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो तो उसे कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो देखो ना, इसमें कार्बन है तो हम इसे क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं हम? एनर्जी मॉलिक्यूल, ऊर्जा देने वाले अणु। इनका भी मेटाबॉलिज्म होता है, और जिस जिस मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होता है उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो ये ऊर्जा देते हैं। कितनी देते हैं? ऐसा माना जाता है अप्रोक्स 1 ग्राम प्रोटीन अगर आपने लिया है तो उसमें 4 या 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी होगी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.0 से लेकर, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हल्का सा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट होता है 4 से लेकर 4.5 तक भी हो सकता है, 4.3 तक भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स अगर बोलोगे तो आप सेम सा ही बोल लो, इसमें क्या कम क्या ज्यादा है ना। तो इतनी सी होती है। कभी कभी 4.2 भी हो सकता है यहाँ पर, हाँ 4.2 तक भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो प्रोटीन की बेटा डिस्कवरी, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? कल एक बच्चे ने पूछा कार्बोहाइड्रेट की खोज, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की कोई खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की खोज मतलब इसकी स्ट्रक्चर को पूरा समझाना। तो प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो किसने दिया था? या पहले अगर आपसे पूछ ले, अगर अकेला एग्जाम में आया प्रोटीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, अगर प्रोटीन की खोज पूछी अकेली, तब तो आप प्रोटीन की खोज का मतलब यह है, प्रोटीन थ्योरी दी गई थी कि भाई प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये होते हैं एलिमेंट्स, इसे बोलते हैं खोज। बाकी ऐसा थोड़ी है कि कोई वो थोड़ी है कि प्रोटीन खोजा गया। इसकी खोज की थी मुलर नाम के साइंटिस्ट ने, MULDER, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं तो डी साइलेंट हो जाता है, इसे मुलर बोल दिया जाता है। फिर ये जो प्रोटीन आप जो टर्म सुन रहे हैं, ये जो शब्द है ना प्रोटीन, ये शब्द, ये टर्म, ये दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, और ये एग्जाम में आता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, ये एग्जाम में आता है। फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझाने के लिए पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट आए थे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनते हैं, कौन सा अमीनो एसिड कब जुड़ेगा तो कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर समझाने के लिए पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर बताई थी। किसकी? प्रोटीन की बताई थी, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताई थी, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। बस बेटा मैं ना आज यहीं पर क्लास छोड़ती हूँ, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
आज मेरे को थोड़ा सा ना घबराहट सी भी हो रही है, थोड़ा बीपी लो सा ही हो रहा है मेरा भी आज, पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे फीवर सा भी लग रहा है, हल्का हल्का बुखार भी मुझे लग रहा है, मुझे बुखार सा भी आने वाला है ना। तो मैं आपकी क्लास 10 मिनट पहले ही छोड़ रही हूँ, कल थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको, है ना। लग रहा है आज मुझे बुखार आएगा। कल रात को मच्छर भी बहुत थे मेरे घर में, कि डेंगू वेंगू ना हो जाए यार, इतने सारे लोग ना डेंगू से खत्म हो रहे हैं। चलो फिर आज की क्लास यहीं छोड़ती हूँ मैं, कल मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगी आपको ना, 1.5 घंटे के अप्रोक्स पढ़ाती हूँ कल। पता नहीं आज बुखार सा ऐसा कैसा लग रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच, बाय, है ना, कल मिलती हूँ आपसे ना। ओह गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग इस एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, पिंकी पांडे, सिद्धार्थ कुमार लाइव आ चुके हैं, मनीष कुमार, सज्जन कुमार, मनीष, सुधीर, उसके बाद हैं सुभाष कुमार शर्मा, सुरभि कुमारी, अमित शर्मा, अजय कुमार, राधे राधे बेटा सबको गुड इवनिंग। कुमार सत्यम आ चुके हैं, शुभम कुमार आ चुके हैं, रोहित अटल आ चुके हैं, प्रिया परमार आ चुकी हैं, आशिका पांडे आ चुके हैं, शुभम, जितेंद्र कुमार, राहुल, पूजा, प्रियंका, चलो बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, जितेंद्र भी आ चुके हैं, अखिलेश नहीं अनीश, सॉरी अनीश मोहम्मद। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज एसएससी जीडी का एग्जाम भी था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा एसएससी जीडी का एग्जाम, और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही मतलब ऐसे सिली से क्वेश्चन पूछे गए, सिली इन द सेंस कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन आया था कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। अब बताओ इतना बच्चों वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने यही कहा था कि हम साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो इतना आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था वो आया था एक विटामिन से, जो विटामिन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, एक विटामिन एच के बारे में अभी पढ़ाऊंगी आपको। विटामिन एच, जो विटामिन एच होता है वो कोई एक अलग से विटामिन नहीं है। विटामिन जो B7 हो जाता है, B7 होता है, उसी को ही विटामिन एच कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट कौन सी मेटल में होता है, तो कोबाल्ट आप जानते हैं कौन सी मेटल, कौन सी कोबाल्ट मेटल जो है वो कौन सी विटामिन में होता है, तो विटामिन B12 में होता है। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने क्लास में डिस्कस करती हूँ, है ना। तो ये कोई बड़े वो क्वेश्चन नहीं थे। एक डीएनए से क्वेश्चन आया था, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था। अब डीएनए का फुल फॉर्म यार किसे नहीं पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिली से क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का लेवल देखना है, एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाओ, मैंने टेलीग्राम पे दोनों शेयर कर रखे हैं आपको। एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाओ, क्वेश्चन का लेवल आपको वहां से पता लगेगा। ये जीडी वीडी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब बच्चा हंस हंस के करके आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है कि किस टाइप की आपकी प्रिपरेशन है, आपने कैसा थ्योरी वाला पार्ट किया है, तो प्लीज गो फॉर एनडीए एंड सीडीएस पेपर 2021, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे चैट तो आपको वहां पर मिल जाएगा। एनडीए और सीडीएस का दोनों पेपर मैंने इसी साल का डाल रखा है। हालांकि मैं 1 से 2 दिन में जैसे ही फ्री होती हूँ मैं एनडीए सीडीएस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी कर दूंगी, है ना। चलो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो तो आज की क्लास इतना पढ़ाया जाता है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। साइटोलॉजी, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, बहुत ये तो मतलब आप ऐसे हंस खेल के करके आओगे। अगर आपने मेरी वन लाइनर की कभी क्लास पढ़ ली होगी, अगर मोटा मोटा भी नोट्स उठा के पढ़ लिया होगा ना, जो नोट वाले हैं, तो वही आप कर पाओगे, है ना। चलो हाँ, विटामिन B7 को ही H विटामिन बोलते हैं। चलो करें हम क्वेश्चन। एनडीए सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन पक्का चेक कर लेना, वहां में सबसे अच्छी साइंस पूछी जाती है। अगर आप एनडीए सीडीएस के कर पा रहे हैं तो आप स्टेट पीसीएस के बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बीपीएससी, आरएस, एनडीए, सीडीएस, हमेशा इनके क्वेश्चंस को कंपेयर करा करो। बाकी ऐसे जीडी, सीपीओ, इनमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इनका कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। कल क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, तो कल हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए कल की क्लास का। कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का नाम ह्यूमन न्यूट्रिशन, और